हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इकोनॉमी की यूनिट 3 को आपके सिलेबस के अनुसार काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। सारी बातें आपके सिलेबस के अनुसार हम समझेंगे, सभी टॉपिक्स को सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सभी बातें आप आसानी से समझ सकें। हमारा यहाँ पर पहला टॉपिक है संस्कृति और विकास, कल्चर एंड डेवलपमेंट। देखिए, विकास में सांस्कृतिक मोड़ यानी कि देखिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद विकास को केवल आर्थिक वृद्धि के रूप में समझा गया, जैसे कि आय, उत्पादन, उद्योग, उत्पादकता आदि। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के टाइम पीरियड को अगर हम देखें तो उस समय यही माना गया कि जो आर्थिक वृद्धि है वही विकास है। यानी कि जब कोई देश पैसे के मामले में, संसाधनों के मामले में जब वो वृद्धि कर लेता है तो वही वही उसका विकास है। इसे थोड़ा भौतिक संदर्भ में माना गया। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि अभी मेरे को कार खरीदना है, ठीक है, फिर मेरे को बाद में एक घर खरीदना है, ठीक है, फिर बाइक खरीदनी है, ठीक है, एसी खरीदना है। जब व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत हो गया है, ठीक है, व्यक्ति के पास काफ़ी पैसा आ गया है, तो इसी को विकास माना गया पहले। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है सिर्फ आर्थिक वृद्धि ही विकास का विकास नहीं होती, यही आगे आपको बताया जा रहा है। अब देखिए, इन्हीं आंकड़ों के आधार पर देशों को विकसित या विकासशील कहा जाता था। तो पहले अगर हम बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये विचार आया कि विकास का मतलब सिर्फ यही है कि आर्थिक वृद्धि। जो देश आर्थिक रूप से मजबूत है, ठीक है, उसे विकसित कहा गया। जो देश आर्थिक रूप से कमज़ोर है, पैसे के मामले में कमज़ोर है, ठीक है, उसे विकासशील कहा गया। लेकिन बाद में यह पता चला कि एक ही आर्थिक योजना अलग अलग देशों में अलग परिणाम दे रही है, क्योंकि हर समाज की संस्कृति अलग होती है। बाद में समझ में आया कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके कारण जो आर्थिक योजना है, जो आर्थिक प्लानिंग है, वो हर देश पर अलग प्रभाव डाल रही है। फिर ये पता लगाया गया कि आखिर ये अलग प्रभाव क्यों हो रहा है। तो बाद में सबको समझ में आया कि हर देश की संस्कृति अलग है, समाज की जो संस्कृति है वो अलग है। इस कारण से हर जगह पर जो आर्थिक योजना है उसका अलग प्रभाव हो रहा है। अब देखिए, कई योजनाएं तकनीकी रूप से सही थी लेकिन इसलिए असफल हो गई क्योंकि उन्होंने लोगों की रूढ़ियाँ, मान्यताएं और सामाजिक ढांचे को नहीं समझा। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस पूरे टॉपिक में आपको ये बताया जा रहा है कि जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, विकास की, तो इसे हम सिर्फ आर्थिक संदर्भ में ना देखकर सांस्कृतिक संदर्भ में भी देखें। विकास में हमें संस्कृति को भी इम्पोर्टेंस देनी है। हम किसी देश की संस्कृति को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब देखिए, विकास की सोच में यही बड़ा बदलाव आया कि सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं उनको भी महत्व दिया जाए। इसे सांस्कृतिक मोड़ कहा गया। अब संस्कृति को रुकावट नहीं बल्कि विकास की प्रेरक शक्ति माना गया। अब ऐसा माना गया कि अगर हम किसी देश की संस्कृति के अनुसार विकास कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये विकास में प्रेरक बनेगा। इससे विकास को और बढ़ावा मिलेगा। विकास तभी सफल होगा, डेवलपमेंट तभी सफल होगा जब वह स्थानीय परंपराओं, मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं के अनुसार हो। यहाँ पर यह कहा गया कि मान लीजिए किसी देश में कोई विकास की परियोजना ला रहे हैं, तो वो परियोजना तभी सफल होगी जब हम वो परियोजना स्थानीय संस्कृति के हिसाब से लाएं। ठीक है, जो स्थानीय परंपराएं हैं, जो वैल्यूज़ हैं समाज में, ठीक है, सामाजिक संरचना कैसी है, जब इन सब चीज़ों को हम देखकर अपनी विकास परियोजना बनाते हैं तभी वहाँ पर विकास, डेवलपमेंट सफल होता है। तो यहाँ तक बहुत इजी था, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे भी कुछ बातें आपको बताई जा रही हैं इसी संदर्भ में कि देखिए, संस्कृति लोगों को पहचान, जुड़ाव और सामाजिक नियम देती है। विकास तब सफल होता है जब वह समुदाय की पहचान और परंपराओं को सम्मान देता है। मान लीजिए कहीं पर कोई विकास कार्यक्रम किया जा रहा है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है अगर विकास को, डेवलपमेंट के कार्य को सफल बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए जो समुदाय है, जो स्थानीय समुदाय है, उसकी पहचान को हमें बनाए रखना होगा। ठीक है, उसकी पहचान को हमें दबाना नहीं है। जो स्थानीय परंपराएं हैं हमें उसका सम्मान करना होगा। यहाँ तक आसान है। अभी बस आपने ये समझा कि विकास और संस्कृति आपस में जुड़े हुए हैं, ये अभी आपने समझ लिया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वैश्वीकरण और सांस्कृतिक परिवर्तन। देखिए, वैश्वीकरण से, ग्लोबलाइजेशन से वस्तुएं, विचार, मीडिया और तकनीक पूरी दुनिया में तेज़ी से फैलने लगे हैं। आज हम देख रहे हैं एक देश से दूसरे देश में आना जाना काफ़ी ज़्यादा तेज हुआ है, विचारों का आदान प्रदान काफ़ी तेज हुआ है। ठीक है, मीडिया, तकनीक में हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा विकास देख रहे हैं और पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं पूरा विश्व आपस में जुड़ गया है, ये हमें दिखाई दे रहा है वैश्वीकरण के कारण। अब देखिए, इससे अवसर भी बढ़े हैं लेकिन कुछ चिंताएं भी बढ़ी हैं। एक चिंता यह है कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इससे कहीं सांस्कृतिक विविधता कमज़ोर ना हो जाए। एक ऐसी चिंता जताई जाती है कि कहीं वैश्वीकरण जो सांस्कृतिक विविधता है, अलग अलग देशों की जो संस्कृति है, ठीक है, जो विविधता है संस्कृति में, उसको कमज़ोर ना कर दें।
यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है कि ऐसा ना हो जाए कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो पश्चिमी संस्कृति है वो हावी हो जाए, तो ऐसा यहाँ पर एक चिंता जताई जाती है। अब यहाँ पर इसी का उत्तर दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जब हम कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो जो सांस्कृतिक विविधता है उसको कमज़ोर करता है, तो ये देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यह एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। मतलब ये कि समाज बाहरी चीज़ों को अपनाते हुए अपने अनुसार बदलता भी है। मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक कंपनी है, मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब वो भारत में व्यापार करने आ रही है, ठीक है। मान लीजिए वो कंपनी विदेशों में एक बर्गर बेचती है जिसके अंदर वो नॉनवेज फिल करती है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए वो भारत के एक ऐसे शहर में, एक ऐसे गांव में वो इस्टेब्लिश हुई कंपनी जहां पर अधिकतर लोग, मैक्सिमम लोग जो हैं वो शाकाहारी हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी जो पहले नॉनवेज बर्गर बेचती थी, ठीक है, बर्गर के अंदर नॉनवेज की फिलिंग करती थी, अब वो जो स्थानीय ज़रूरत है उसके हिसाब से फिलिंग करेगी। जैसे कि मान लीजिए कि भारत में जहाँ पर उसने अपना शॉप खोला, अब मान लीजिए वहाँ पर जो लोग हैं वो बर्गर के अंदर आलू की टिक्की डालकर बर्गर को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब वो कंपनी जो स्थानीय चीज़ें उसके अनुसार बर्गर बना रही है, मतलब वो अपने बर्गर में आलू की टिक्की डाल रही है। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो वैश्विक कंपनियां हैं, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन के तहत हमें कई सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं कि एक देश से दूसरे देश में कई कंपनियां व्यापार के लिए जा रही हैं, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जो कल्चर वगैरह है उसमें भी हमें दिखाई देता है कई सारे, जैसे कि मान लीजिए जो पश्चिमी देशों में जीन्स वगैरह का चलन है, अब वो भारत में भी हमें दिखाई देता है, कई विश्व के कई देशों में हमें दिखाई देता है, ठीक है। जो पिज़्ज़ा वगैरह है, ठीक है, उसे कई देशों में खाया जा रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन के ऐसे प्रभाव हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो समाज है वो अपने अनुसार भी बदलता है चीज़ों को। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया, मतलब एक विदेशी कंपनी है लेकिन वो कंपनी जो स्थानीय चीज़ें उसके अनुसार अपना कार्य कर रही है, मतलब जो स्थानीय ज़रूरत है, जो स्थानीय मतलब परंपरा है उसको भी ध्यान में रख रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि वैश्वीकरण में हमें ग्लोबलाइजेशन भी दिखाई देता है, यानी कि ग्लोबल चीज़ें भी हैं, साथ में जो स्थानीय चीज़ें, लोकल चीज़ें यानी कि स्थानीय चीज़ें, इन दोनों का मिलन हमें दिखाई देता है, ग्लोबलाइजेशन हमें दिखाई देता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है फैशन के क्षेत्र में हमें दिखाई देता है, ठीक है। कई कई भारतीयों को आप देख सकते हैं जो जीन्स के ऊपर कुर्ता पहनते हैं, ठीक है। तो भारतीय फैशन, भोजन, मनोरंजन इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो भारत के संदर्भ में हमें कई सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। इसी तरह आज संस्कृति आधारित उद्योग लाखों लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं और देश की छवि भी बढ़ा रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ग्लोबलाइजेशन का। इसमें मतलब ग्लोबल चीज़ें भी हमें दिखाई देती हैं, वैश्वीकरण का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है, साथ में जो स्थानीय स्तर की चीज़ें हैं उन दोनों का मिलन हमें दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पर संस्कृति से संबंधित एक यहाँ पे लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे, फिर इसके बाद जो दूसरे टॉपिक हैं हम उनकी बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, भारत और एशिया का दृष्टिकोण। अभी हमने ये समझा कि जो संस्कृति है इसे भी विकास में हमें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यही चीज़ें बताई जा रही हैं एशियाई और भारत के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि जो एशियाई परंपराएं रही हैं वो हमेशा कहती रही हैं कि विकास जो है वो भौतिक प्रगति और नैतिक मूल्य और सामाजिक सामंजस्य, इन तीनों का मिश्रण है। मतलब ये कि जो एशियाई और जो भारत का जो मूल्य है, जो यहाँ पर जो परंपराएं रही हैं उसमें नैतिक मूल्य को और सामाजिक सामंजस्य, यानी कि समाज में संतुलन भी बना रहे, सामाजिक विकास भी हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, समाज में सद्भाव हो, इस विचार को भी विकास के क्षेत्र में माना है। मतलब देखिए जो पश्चिमी दृष्टिकोण रहा है, जो वेस्टर्न जो कंट्री रही हैं उनके अनुसार अगर हम बात करें तो वहाँ पर भौतिक प्रगति को विकास के क्षेत्र में बड़ी भूमिका माना जाता था। कि मतलब जैसे कि कोई देश है, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, ठीक है, मतलब भौतिक चीज़ों का विकास हो रहा है, भौतिक प्रगति हो रही है, ठीक है। लोगों के पास मतलब गाड़ियाँ हैं, अच्छे घर हैं, ठीक है, मतलब ये जो भौतिक प्रगति है इसे विकास माना जाता था। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो एशिया और जो भारत का दृष्टिकोण रहा है भारतीय संस्कृति में, तो वो ये रहा है कि विकास में हमें इन तीनों चीज़ों को मानना है कि भौतिक प्रगति भी होनी चाहिए, साथ में नैतिक वैल्यूज़ भी, जो एथिक्स वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो भी, और सामाजिक सामंजस्य भी विकास में, डेवलपमेंट में होना चाहिए। यहाँ पे कुछ और बातें इन्हीं से संबंधित बातें बताई गई हैं, जैसे कि गांधी जी से संबंधित बातें बताई गई हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र को नैतिकता से जोड़ते हैं गांधी जी, ठीक है। टैगोर जी, इन्होंने शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना संस्कृति, रचनात्मकता और मानवीयता के लिए। इसके साथ ही अन्य एशियाई समाज, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर आदि ने परंपरा और आधुनिकता को मिलाकर प्रगति की। मतलब यहाँ इन देशों ने भी अपनी जो परंपरा है उसको भी महत्व दिया और आधुनिकता
की तरफ गए, मतलब विकास भी किया लेकिन अपनी परंपरा को महत्वपूर्ण भी माना। भारत में वर्तमान सरकारी कार्यक्रम संस्कृति और अर्थनीति को जोड़ रहे हैं। मतलब अगर हम वर्तमान में बात करें तो भारत में भी कई सारे ऐसे सरकारी कार्यक्रम हमें दिखाई देते हैं जिसमें भारतीय संस्कृति को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है और भारतीय संस्कृति को विकास में जोड़ा जा रहा है कि विकास हमें करना है लेकिन भारतीय संस्कृति का भी ध्यान हमें रखना है, इसको भी महत्वपूर्ण मानना, मतलब इसको भी पूरा महत्व देना है। तो आई होप यहाँ पर ये बातें समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पर्यावरण की। देखिए कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर आप डेवलपमेंट के क्षेत्र में सारी बातें समझ रहे हैं। डेवलपमेंट से संबंधित अभी आपने बातें समझी संस्कृति को लेकर, अब यहाँ पर आप समझ रहे हैं पर्यावरण से संबंधित बातें। अब देखिए पर्यावरणीय विचार का विकास, मतलब ये जो पर्यावरण का मुद्दा है विकास के क्षेत्र में, इसका विकास कैसे हुआ। शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत में हमें ये देखने को मिलता है कि विकास को केवल औद्योगिक प्रगति और आर्थिक विकास माना जाता था। प्रकृति को एक असीम संसाधन समझा जाता था। मतलब यह है कि शुरुआत में अगर हम देखें तो ये माना जाता था अगर डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट का मतलब यही है कि अधिक से अधिक औद्योगिक प्रगति की जाए, अधिक से अधिक उद्योग लगाए जाएँ, ठीक है, और आर्थिक विकास किया जाए, जैसे कि पैसे के मामले में ज़्यादा विकास हो, तो मतलब इसे ही विकास माना जाता था। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको ये बातें बताई। और प्रकृति को क्या समझा जाता था, ऐसा माना जाता था कि जो प्रकृति है हम इससे कितना भी मतलब संसाधन ले सकते हैं। जैसे कि पेड़ को इस नज़र से देखा जाता था कि हम पेड़ से लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और नदियों से हम बिजली बना सकते हैं, पानी का प्रयोग कर सकते हैं, भूमि से हम खेती कर सकते हैं, खनन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जितना उपयोग करो उतना मिलेगा। मतलब संरक्षण पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। जो सोच थी वो यही थी कि हम मतलब कितना भी संसाधन ले सकते हैं अपने विकास के लिए। लेकिन समय के साथ बड़े नुकसान दिखने लगे, जैसे कि जंगलों का विनाश हुआ, ठीक है, इससे प्रदूषण, जैव विविधता का नुकसान हुआ, हवा पानी की गुणवत्ता बिगड़ी। अब देखिए धीरे धीरे हमें ये देखने को मिला कि पर्यावरण का मतलब जो पर्यावरणीय संसाधन थे उनका अत्यधिक जब प्रयोग किया गया, जैसे कि ये जंगलों की कटाई की गई, तो मतलब जो पर्यावरण का नुकसान किया गया, इससे बहुत सारे नुकसान हमें देखने को मिले पर्यावरण में, जैसे कि प्रदूषण फैलने लगा, ठीक है, जैव विविधता को काफ़ी नुकसान हुआ, हवा पानी की गुणवत्ता काफ़ी खराब होने लगी। मतलब अब लोगों ने थोड़ा ध्यान, मतलब अब लोगों को महसूस होने लगा कि जो पर्यावरण है इससे बचाना भी ज़रूरी है। अब इसी दिशा में देखिए 1962 में रैचल कार्सन की एक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग ने दुनिया को दिखाया कि औद्योगिक विकास का छिपा हुआ पर्यावरणीय नुकसान भी है। मतलब ये जो बुक है दोस्तों, इसका काफ़ी योगदान था दुनिया का ध्यान खींचने में। इस साइलेंट स्प्रिंग ये जो बुक थी, इसने बताया कि जो औद्योगिक विकास है इसने किस तरह पर्यावरण का नुकसान किया है। तो अब इससे लोगों का ध्यान गया पर्यावरण पर कि हमें इसकी सुरक्षा भी करनी है। इसके बाद पूरी दुनिया में पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़ी। फिर हम देखते हैं कई सारे सम्मेलन होते हैं पर्यावरण को लेकर, कई सारी बैठकें होती हैं, जैसे कि 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन पहली बार बोला कि विकास के साथ पर्यावरण की रक्षा भी जरूरी है। अब ये जो सम्मेलन हुआ 1972 का, इसमें यह हुआ कि विकास के साथ पर्यावरण की रक्षा भी जरूरी है। मतलब ये शुरुआती समय था जब पर्यावरण की रक्षा पर देशों का ध्यान गया। अब देखिए 1987 की ब्रूटलैंड प्रतिवेदन ने एक रिपोर्ट आई, ठीक है, इसने सतत विकास की परिभाषा दी। परिभाषा दी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए ऐसा विकास जो वर्तमान की ज़रूरतें पूरी करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को खतरे में ना डालें। मतलब ये कि वर्तमान समय में जो भी विकास करना है उसके लिए जो संसाधनों का उपयोग करना है वो उन संसाधनों का उपयोग ऐसे किया जाए कि जो भविष्य की पीढ़ियां हैं वो भी संसाधनों का प्रयोग कर पाएँ। मतलब भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए हमें संसाधन बचा कर रखने हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो मतलब यही है कि हमें विकास करना है, ठीक है, विकास के लिए संसाधनों का प्रयोग करना है, ठीक है, लेकिन जो हम संसाधनों का प्रयोग करें वो इस गति से करें कि वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें, ठीक है, नष्ट ना हो जाएं। इसके लिए देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, एजेंडा 21, पेरिस समझौता, मतलब कई सारे समझौते हमें दिखाई देते हैं, कई सारी बैठकें हमें दिखाई देती हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए आदि ने सस्टेनेबिलिटी को दुनिया के विकास का मुख्य लक्ष्य बना दिया। मतलब कई सारी बैठकें हुई, फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि ये जो बैठकें हुई थी पर्यावरण की रक्षा के लिए, इसने जो सतत विकास का मतलब जो सतत विकास की धारणा है, ठीक है, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है, इसको मतलब विकास का एक मुख्य लक्ष्य बनाया। अब यहाँ पर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया कि किस तरह से पर्यावरणीय विचार का विकास हमें दिखाई देता है।
अब यहाँ पर देखिए साथ में थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी कुछ बातें बताई गई हैं। आपको भारत के बारे में कुछ बातें पता हो इसके लिए यहाँ पर ये बातें भी बताई गई हैं। देखिए भारत में भी प्रकृति को पवित्र मानने की परंपरा रही है। हम देखते हैं दोस्तों भारत में, भारतीय संस्कृति में जो प्रकृति है, जो नेचर है, इसको पवित्र मानने की परंपरा रही है। जैसे कि वेद, उपनिषद, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र मतलब यहाँ पर कौटिल्य की मतलब कौटिल्य की जो बुक है, पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो ठीक है। अर्थशास्त्र में प्रकृति संरक्षण के विचार हमें देखने को मिलते हैं और कानूनों के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया गया, ठीक है। जो सरकार है, ठीक है, उसने आगे भी बढ़ाया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1992, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। मतलब पर्यावरण की मतलब पर्यावरण और जो मतलब वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित कुछ हमें कानून भी देखने को मिलते हैं भारत में। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें बताई गई हैं। मतलब देखिए दोस्तों, जो जब से ये NEP पॉलिसी आई है, नई एजुकेशन पॉलिसी, तो इसमें थोड़ा सा भारत का जो कॉन्सेप्ट है, भारत का जो दृष्टिकोण है, उसको भी बताया जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है एंथ्रोपोसीन और मानव की जिम्मेदारी। पहले पर्यावरण चर्चा एक देश या क्षेत्र तक सीमित थी। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि मनुष्य ने पृथ्वी पर इतना असर डाला है कि हम एंथ्रोपोसीन नाम के नए भूगर्भीय युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पृथ्वी की व्यवस्था को सबसे ज़्यादा मानव गतिविधियां बदल रही हैं, जैसे कि प्रदूषण, बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई, शहरीकरण, संसाधनों का अत्यधिक दोहन। अब मानव इतिहास और प्राकृतिक इतिहास को अलग नहीं किया जा सकता। दर्शन शास्त्रियों और वैज्ञानिकों का कहना है, मानव का लक्ष्य पृथ्वी पर प्रभुत्व नहीं बल्कि संरक्षण होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुल मिलाकर यही कहा जा रहा है इस पूरे टॉपिक में। जो वैज्ञानिक हैं, ठीक है, जो दार्शनिक हैं, अब उनका यहाँ पर ये कहना है कि जो मानव है, तो मानवीय जो गतिविधियाँ हैं, उसने पृथ्वी को सबसे ज़्यादा, अब आज के टाइम की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की व्यवस्था को सबसे ज़्यादा मानव गतिविधियाँ बदल रही हैं। आप दोस्तों ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वैज्ञानिक हैं, जो दार्शनिक हैं, उनका कहना है कि जो मानव गतिविधियाँ हैं, ठीक है, उन्होंने पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और अब ये समय आ चुका है कि जो मानव है वो पर्यावरण की रक्षा करे। लेकिन यहाँ एक बड़ा न्याय का मुद्दा भी है, विकसित देश और विकासशील देश। देखिए अब यहाँ पर यहाँ पर एक चीज़ तो कॉमन है कि पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, लेकिन यहाँ पर एक न्याय का मुद्दा है, ठीक है। अब ये क्या है, तो देखिए ये जो मुद्दा है वो विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच में है। जो विकसित देश हैं, सबसे ज़्यादा प्रदूषण उन्होंने फैलाया, ठीक है। विकासशील देश सबसे ज़्यादा नुकसान झेल रहे हैं। मतलब देखिए, जो प्रदूषण से होने वाला जो नुकसान है वो विकासशील देश ज़्यादा झेल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रदूषण से निपटने के जो संसाधन हैं वो विकासशील देशों के पास कम हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में जलवायु न्याय और सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। मतलब ये एक दोस्तों, यहाँ पर एक मुद्दा ये है पर्यावरण की, जब हम सुरक्षा की बात करते हैं वैश्विक स्तर पर, तो देशों के बीच में एक मुद्दा ये है कि विकासशील देशों का कहना ये है कि विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुँचाया है, इसलिए जो विकसित देश हैं उनकी अधिक जिम्मेदारी है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। मतलब पर्यावरण को ठीक करने के लिए उनकी जिम्मेदारी अधिक है, क्योंकि उन्होंने पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुँचाया है। यही है यहाँ पर सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी का अर्थ, ठीक है। मतलब यहाँ पर यही है कि सभी कह रहे हैं कि हाँ पर्यावरण की रक्षा करनी है, लेकिन इसमें जो विकसित देश हैं उनकी जिम्मेदारी अधिक हो, ऐसा विकासशील देशों का कहना है। अब यहाँ पर भारत के संदर्भ में कुछ बातें समझ लेते हैं। यहाँ पर हम देखिए भारत की अगर हम बात करें तो भारत की नीति देखिए, कम कार्बन विकास, मतलब कम प्रदूषण कम करना है, पर्यावरण की रक्षा करनी है, लेकिन साथ में गरीबी उन्मूलन दोनों साथ साथ, मतलब विकास भी करना है, ये नीति है। प्रमुख कार्यक्रम कई सारे जो हमें कार्यक्रम दिखाई देते हैं, ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित, जैसे कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, राष्ट्रीय सौर मिशन, ठीक है, पर्यावरण हेतु जीवन शैली। तो मतलब कई कार्यक्रम हमें देखने को मिलते हैं भारत में जो कि पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित, पर्यावरण की रक्षा से संबंधित हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक है जो कि पिछले ही टॉपिक से जुड़ा हुआ भी है, पर्यावरणीय न्याय और नीति। देखिए यह समझ आया कि पर्यावरणीय नुकसान सबको बराबर प्रभावित नहीं करता। सबसे ज़्यादा असर पड़ता है गरीबों पर, आदिवासियों पर, ग्रामीण समुदाय पर, क्योंकि उनकी आजीविका सीधे जंगल, नदियों ज़मीन पर निर्भर है। इसी से निकला ये विचार पर्यावरणीय न्याय का। अब देखिए पर्यावरण संरक्षण और लोगों के अधिकार दोनों साथ साथ सुरक्षित हों, इसकी बात की जा रही है। भारत के ऐतिहासिक आंदोलन, हमें भारत में कुछ ऐतिहासिक आंदोलन दिखाई देते हैं, जैसे कि चिपको आंदोलन, पेड़ों को बचाने के लिए महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाया, साइलेंट वैली आंदोलन,
जंगल बचाने का आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, पुनर्वास जमीन और नदी संरक्षण, इन आंदोलनों ने दिखाया कि विकास तभी सही है जब पर्यावरण और मनुष्यों की गरिमा दोनों सुरक्षित रहें। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ये बात की जा रही है पर्यावरणीय न्याय में। मान लीजिए दोस्तों सरकार ने कोई विकास परियोजना लाई, ठीक है, मान लीजिए किसी देश की सरकार ने कोई विकास परियोजना लाई, ठीक है, मान लीजिए एक डैम बनाया जा रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए डैम बनाया जा रहा है तो ये देखना चाहिए उस डैम को बनाने के लिए कितना मतलब पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है, यह देखना चाहिए। साथ में यह भी देखना चाहिए कि वहाँ से किन लोगों को, अगर वहाँ पर डैम बनता है तो उससे किन लोगों को नुकसान होगा। मतलब हमें पर्यावरण को भी देखना है, साथ में लोगों को भी देखना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं दोस्तों उनकी आजीविका जुड़ी होगी आसपास की चीज़ों से ही, ठीक है, तो उनको नुकसान होगा, ठीक है, उनका घर होगा वहाँ पर, तो ऐसे में उनके लिए पुनर्वास की सही व्यवस्था की जाए, ठीक है, उनको सही मुआवजा दिया जाए और ये भी देखा जाए कि पर्यावरण का भी ज़्यादा नुकसान ना हो। मतलब यहाँ पर यह है कि देखो विकास करना है लेकिन ये ध्यान रखना है कि पर्यावरण का मतलब पर्यावरण की सुरक्षा हो, पर्यावरण का ज़्यादा नुकसान ना हो और जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है, वो भी ज़्यादा प्रभावित ना हो। तो लोगों के अधिकार और जो पर्यावरणीय संरक्षण का जो अधिकार है ये दोनों ही सुरक्षित रहे। अब देखिए यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित यह लास्ट टॉपिक है। देखिए सतत विकास का मतलब मैंने आपको समझा दिया, अब यहाँ पे और अच्छे से बताया जा रहा है सतत विकास और भविष्य का मार्ग। ऐसा विकास जो लंबे समय तक चले और पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे, मतलब सतत विकास की बात की जा रही है, ऐसा विकास किया जाए जो लंबे समय तक चले और पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुँचे। 2015 के सतत विकास लक्ष्य ने यह स्पष्ट किया गरीबी, शिक्षा, लैंगिक समानता, शांति, जलवायु, ये सभी मुद्दे आपस में जुड़े हैं। भारत में सतत विकास अब सिर्फ कागजों में नहीं ज़मीनी स्तर पर दिखता है। यहाँ पर दोस्तों 2015 के सतत विकास लक्ष्य बताए गए हैं, जैसे कि गरीबी कम करनी है, ठीक है, शिक्षा को बढ़ाना है, लैंगिक समानता लानी है, शांति व्यवस्था बनानी है विश्व में, जलवायु की रक्षा करनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है ये जो यहाँ पे विषय रखे गए हैं इनसे हमें ये प्रतीत हो रहा है कि विकास करना है, साथ में जो जलवायु है, जो पर्यावरण है, उसको भी सुरक्षित रखना है, ठीक है। भारत में यहाँ पे भारत के संदर्भ में बातें बताई जा रही हैं कि जैसे कि ज़मीनी स्तर पर हम देखते हैं कि भारत में भी सतत विकास से संबंधित कार्यक्रमों को अपनाया जा रहा है, जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग, मतलब जो हम बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, मतलब ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया जाए जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जैसे कि दोस्तों बिजली के लिए, ऊर्जा के लिए सोलर पैनल्स लगाए जाएं, ठीक है, वर्षा के जल को सही से इकट्ठा किया जा सके ऐसी व्यवस्था बनाई जाए और बिल्डिंग के निर्माण में जो सामग्री प्रयोग हो रही है वो पर्यावरण के अनुकूल हो, या जो वेस्ट वगैरह हो रहा है कंस्ट्रक्शन का तो उसका भी दोबारा प्रयोग किया जा सके, रिसाइकल किया जा सके। तो यहाँ पे ये बातें की जा रही हैं। इसके साथ ही ऊर्जा कुशल तकनीक, कचरे से संसाधन, जैविक खेती, वर्षा जल संचयन, स्मार्ट सिटी मिशन, तो यहाँ पे हमें कुछ कार्यक्रम दिखाई दे रहे हैं भारत में जो कि सतत विकास से जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है परिपत्र अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कचरे को फेंकने, जो वेस्ट है उसको फेंकने की बजाय दोबारा उपयोग और पुनर्चक्रण पर जोर। मतलब जो वेस्ट है, ठीक है, जो कचरा है, ठीक है, उसको दोबारा से उपयोग किया जा सके, रिसाइकल उसको किया जा सके। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉलेज इकोनॉमी की, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। ये भी बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ज्ञान, समाज और नवाचार अर्थव्यवस्था का उदय। 20वीं सदी के आखिरी और 21वीं सदी की शुरुआत में दुनिया में अर्थव्यवस्था का रूप बदल गया है। पहले विकास प्राकृतिक संसाधनों, श्रमिक शक्ति पर निर्भर था। अब विकास जानकारी, तकनीक और नवाचार यानी कि इनोवेशन पर निर्भर होने लगा है। यानी कि अब मूल्य पैदा करने का मुख्य साधन, मतलब कि ज़्यादा वैल्यू का जो मतलब मुख्य साधन है वो है ज्ञान, शोध यानी कि रिसर्च, शिक्षा, तकनीक और नवाचार। इसे ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था कहा गया। मतलब दोस्तों सिंपल सा है कि आजकल हम देख रहे हैं कि विश्व में हमें दिखाई दे रहा है कि जो डिजिटल चीज़ें हैं उनका उपयोग बहुत बढ़ गया है, जो तकनीक है उनका उपयोग बहुत बढ़ गया है। तो आज के समय में ज्ञान आधारित जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का मतलब यही है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो नई तकनीकें हैं, जो इनोवेशंस हैं, उनका प्रयोग हो रहा है, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। जो ज्ञान आधारित चीज़ें तो वो अधिक हमें दिखाई देती हैं। डिजिटल तकनीक, इंटरनेट, जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI जैसी खोजों ने उद्योगों और नौकरियों का स्वरूप बदल दिया। जिन देशों ने शिक्षा, विज्ञान और अनुसंधान यानी कि रिसर्च में निवेश किया वे तेज़ी से आगे बढ़े, और जिनके पास ज्ञान का ढांचा कमज़ोर रहा वे देश पीछे रह गए।
दोस्तों यहाँ पर आपको ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का मतलब समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि पहले क्या होता था, जो प्राकृतिक संसाधन थे, जो श्रमिक शक्ति थी, इसी पर विकास निर्भर था। लेकिन अब क्या है, अब जानकारी, जो डेटा है, जो तकनीक है, जो डिजिटल चीज़ें हैं, जो नए इनोवेशंस हैं, तो इन पर विकास निर्भर होने लगा है। अब हम देख रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्था है किसी देश की, उसमें जो तकनीक है, जो इंटरनेट का प्रयोग है, ठीक है, या जो ज्ञान आधारित चीज़ें हैं, उनकी जो भूमिका है वो बढ़ गई है। तो यही है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे भारत के संदर्भ में कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे कि स्वतंत्रता के बाद वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना, मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना हुई। ठीक है, 1990 के दशक में हम देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति देखने को मिलती है, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी में काफ़ी विकास हमें देखने को मिलता है भारत में। आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था, ठीक है, और आज के समय में भारत में हमें दिखाई देता है कि जो डिजिटल चीज़ें हैं उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सरकार की प्रमुख पहल डिजिटल इंडिया, कई सारी जो पहल हैं सरकार के द्वारा, जो कार्यक्रम की मतलब चलाए जा रहे हैं, ठीक है, जो कुछ पहल्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, तो वो यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। उद्देश्य है जनसंख्या को मानव पूंजी में बदलकर ज्ञान और नवाचार की ताकत बनाना। मतलब ये जो यहाँ पे पहल हमें दिखाई दे रही है, इनका उद्देश्य यही है कि जो जनसंख्या है उसको मानव पूंजी में, यानी कि मतलब जो व्यक्ति हैं उनको स्किलफुल बनाना, ठीक है, और ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना। आई होप ये बातें भी आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ज्ञान, शक्ति और शासन की। फूको जैसे विचारकों ने कहा, ज्ञान और शक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिसके पास ज्ञान का नियंत्रण है वही समाज की दिशा और निर्णय तय कर सकता है। आज शासन में डेटा, विशेषज्ञता, तकनीकी प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। मतलब आज हम देख रहे हैं कि जो गवर्नेंस है, जो शासन है, इसमें डेटा और विशेषज्ञता और तकनीकी जो प्रणालियां हैं, इनका महत्व काफ़ी बढ़ गया है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यही है कि आजकल हम देख रहे हैं कि जो डिजिटल चीज़ें हैं उनका महत्व काफ़ी बढ़ गया है। तो आजकल हम ये देख रहे हैं कि शासन में भी हमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं कि जो डिजिटल चीज़ें हैं इनका महत्व काफ़ी बढ़ गया है। तो ऐसे में जो डेटा है, ठीक है, जो विशेषज्ञता है सारी चीज़ों की को मैनेज करने की, ठीक है, जो तकनीकी प्रणाली, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल जो मतलब व्यवस्था है, तो इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा हो गया है। जैसे कि दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कई सारे आंकड़े होते हैं, कई सारे डेटा होते हैं, कई सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, सरकार के पास। तो सरकार को उसे मैनेज करना है, ठीक है, और पूरी व्यवस्था जो मतलब डिजिटल जो मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, उनको मैनेज करने के लिए, ठीक है, जो तकनीकी प्रणाली हैं उसको मैनेज करने के लिए, उसको सही से उपयोग करने के लिए विशेषज्ञता भी होनी चाहिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, और एक अच्छी तकनीकी प्रणाली तो होनी ही चाहिए। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, भारत में अगर हम बात करें तो भारत में हम देखते हैं आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर जैसी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाई है। तो हम देख रहे हैं कि भारत में कई सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जिन्होंने डिजिटलाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया है। और इससे हमें ये भी देखने को मिलता है कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और दक्षता भी आई है। लेकिन यहाँ पे आगे ये बताया जा रहा है कि इसके मतलब जो ये डिजिटलाइजेशन है, यहाँ पे हमें इसके कुछ खतरे भी दिखाई देते हैं कि शासन में इसका जो प्रयोग है इसके कुछ खतरे भी हैं। जैसे कि गोपनीयता का खतरा, कि मतलब जो जिस व्यक्ति का डेटा है, ठीक है, तो उसको गोपनीय रखा जाए, ठीक है, तो गोपनीय रखा जाना जरूरी है। तो गोपनीयता का एक खतरा है। डेटा दुरुपयोग, जो डेटा है उसका दुरुपयोग ना किया जाए। जैसे कि जो भी सरकारी संस्था है, ठीक है, जिसके पास कई सारे लोगों का डेटा है, तो सभी का डेटा गोपनीय रहे, ठीक है। इसको गोपनीय रखना काफ़ी मतलब मुश्किल भरा कार्य है। डेटा का दुरुपयोग ना हो कहीं, इसको ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना आसान नहीं है। इसके साथ ही निगरानी, तो मतलब ये कुछ खतरे हमें दिखाई देते हैं, लेकिन साथ में कुछ ज़रूरी उपाय बताए गए हैं। जैसे कि नैतिक डेटा उपयोग, ऐसा किया जा सकता है कि जो डेटा है, मान लीजिए सरकारी कोई संस्था है या कोई भी संस्था, चाहे वो सरकारी हो या चाहे वो सरकारी ना भी हो, जिसके पास कई लोगों का डेटा है, ठीक है, मतलब लोगों की जानकारी है या कई तरह के रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, ठीक है, तो नैतिक डेटा उपयोग मतलब अगर किसी के डेटा का कोई उपयोग भी करना है तो नैतिक रूप से किया जाए, ठीक है, मतलब कोई नैतिक रूप से करना है, मतलब दुरुपयोग करने के लिए डेटा का उपयोग ना किया जाए। इसके अलावा जवाबदेही, जो भी डेटा का उपयोग कर रहा है तो वो उसके पास वो अकाउंटेबल भी हो, वो जवाबदेह भी हो। इसके साथ ही नागरिक गोपनीयता, जो नागरिकों का डेटा है तो उसको गोपनीय रखा जाए, ठीक है। इसके साथ ही डिजिटल साक्षरता, यानी कि जो डिजिटली जो चीज़ें हैं, जो तकनीक हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी मिले, लोग साक्षर हों, ठीक है, तो ये बात है। तकनीक और ज्ञान का उपयोग लोकतंत्र को मजबूत करे, ना कि नियंत्रण और भेदभाव बढ़ाए। तो यहाँ पे ये मतलब है।
अब यहाँ पर बात कर रहे हैं बिल्कुल इसी से संबंधित आगे भी यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं, तो इसे भी बस समझ लो हल्का हल्का। अब देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो डिजिटल परिवर्तन है वो हमें दिखाई देता है कि जो डिजिटल तकनीक है इसने जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। आज हम देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संचार कम्युनिकेशन के क्षेत्र में और शासन के क्षेत्र में हमें हर जगह ऑनलाइन चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है इसके कुछ अवसर भी हैं, कुछ जोखिम भी हमें दिखाई देता है। जैसे कि अवसर ये है कि ई लर्निंग, जैसे कि ई लर्निंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं तो शिक्षा काफ़ी ज़्यादा इससे शिक्षा का प्रसार काफ़ी ज़्यादा हुआ है। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन जो लेन देन है वो प्रक्रिया काफ़ी सरल हो गई है। ऑनलाइन रोजगार, कई लोगों को रोजगार भी मिला है ऑनलाइन, ठीक है। ई गवर्नेंस यानी कि गवर्नमेंट ने भी कई सारी जो सरकारी प्रक्रियाएं हैं उनको ऑनलाइन किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, ये अवसर दिखाई देते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, लेकिन साथ में कुछ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि डिजिटल विभाजन, यानी कि यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि मतलब जो डिजिटल चीज़ों के उपयोग से संबंधित जो जानकारी है वो सभी तक पहुँचे। ऐसा ना हो जाए कि कुछ लोगों को कई सारी डिजिटल चीज़ों की जानकारी हो, ठीक है, और कई लोगों को ना हो, तो डिजिटल विभाजन ना हो, तो इसका एक खतरा रहता है। डिजिटल विभाजन का एक जोखिम हमें दिखाई देता है। इसके साथ ही गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन फैलने का भी एक जोखिम हमें दिखाई देता है। इसके साथ ही साइबर अपराध, डेटा की निजी सुरक्षा, तो इससे संबंधित हमें कुछ जोखिम दिखाई देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एक शब्द, चौथी औद्योगिक क्रांति। अब इसका क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो एआई, रोबोटिक्स, मतलब जो हमें ये जो नई तकनीक दिखाई दे रही है, ये जो नए इनोवेशंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इसे चौथी औद्योगिक क्रांति कहा गया है। जैसे कि इंटरनेट, यहाँ पर अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है यहाँ पर कि जैसे कि जो चौथी औद्योगिक क्रांति है इसका लाभ तभी सबको मिलेगा जब इंटरनेट सब तक पहुँचे, डिजिटल शिक्षा मिले सभी को, ठीक है, स्थानीय भाषा में डिजिटल सामग्री उपलब्ध हो। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि आज के विश्व में हमें दिखाई देता है कि कई सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, ठीक है। डिजिटलीकरण जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जो डिजिटल चीज़ों का उपयोग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब हमें विश्व में चौथी औद्योगिक क्रांति दिखाई देती है, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि कई सारे नए इनोवेशंस हमारे सामने आए हैं, जैसे कि एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो चौथी औद्योगिक क्रांति है जिसमें हमें कई सारे नए इनोवेशंस दिखाई देते हैं, नई तकनीक दिखाई देती है, इसका लाभ तभी सबको मिलेगा जब इंटरनेट सब तक पहुँचे, डिजिटल शिक्षा मिले सभी को, स्थानीय भाषा में जो डिजिटल सामग्री है वो स्थानीय भाषा में उपलब्ध हो, ठीक है, ताकि जो स्थानीय समुदाय है, ठीक है, वो डिजिटल सामग्री को सही से पढ़ पाए, समझ पाए, ठीक है, उसका उपयोग सही से कर पाए। तो इसलिए स्थानीय भाषा में डिजिटल सामग्री उपलब्ध हो। जब ये सारी चीज़ें होंगी तभी जो नए इनोवेशंस हैं उनका लाभ सभी को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक टॉपिक है आपका, ज्ञान संसाधन और ज़मीनी नवाचार। इसका क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ज्ञान केवल बड़ी संस्थाओं में नहीं बनता। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ज्ञान है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो किसी बड़ी संस्था में ही सामने आएगा या सिर्फ कोई वैज्ञानिक ही कोई नवाचार, कोई इनोवेशन कर सकता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आम लोग हो गए, किसान हो गए, कारीगर हो गए, स्थानीय समुदाय भी अपनी ज़रूरतों से नए समाधान निकालते हैं। इसे ही ज़मीनी नवाचार कहते हैं। ज़मीनी नवाचार का मतलब समझ में आ गया। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ज्ञान है, जो नवाचार है, कोई इनोवेशन है, ठीक है, मान लीजिए कोई किसी चीज़, कोई मान लेते हैं कोई आविष्कार कह लो आप, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई वैज्ञानिक या कोई बहुत बड़ी संस्था है रिसर्च से संबंधित वही आविष्कार कर सकती है, वही नवाचार, वही कोई नई टेक्निक खोज सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। कुछ आम लोग भी, कई बार किसान हो गए, कारीगर हो गए या स्थानीय समुदाय हो गए, तो वो भी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से नए समाधान निकालते हैं। इसे ही ज़मीनी नवाचार कहा गया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। ज़मीनी नवाचार का विचार बताता है कि ज्ञान समाज के हर स्तर पर मौजूद है। तो ये जो विचार है ज़मीनी नवाचार, ये कह रहा है देखो जो ज्ञान है ना, नॉलेज है, वो समाज के हर स्तर पर मौजूद है। गरीब, ग्रामीण या औपचारिक शिक्षा ना रखने वाले लोग भी उपयोगी और रचनात्मक या कई तरह के जो रचनात्मक या क्रिएटिव समाधान है वो भी बना लेते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कोई गरीब व्यक्ति है, कोई गांव में रहने वाला व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्कूल में जाकर किसी ने शिक्षा नहीं ली है, तब भी वो लोग भी कई बार उपयोगी और कई तरह के क्रिएटिव समाधान बना सकते हैं। इसी सोच से ज्ञान संसाधन की अवधारणा निकली। ज्ञान सभी के लिए खुला हो, साझा किया जाए और मिलकर उपयोग किया जाए। अब ये जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ज़मीनी नवाचार की, इसी से एक यहाँ पे धारणा ये निकली कि जो ज्ञान है, ठीक है, जो नवाचार है, जो टेक्निक है, उसको सभी के लिए खुला रखा जाए और सभी के साथ उसको साझा किया जाए और मिलकर उसका उपयोग किया जाए, ना कि केवल कुछ संस्थाओं या कंपनियों के नियंत्रण में हो। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि ज्ञान सिर्फ कुछ वैज्ञानिकों के पास ही है या कुछ बड़ी संस्थाओं के ही पास है, ठीक है, कई सारे
कई बार आम लोग, किसान, कारीगर या स्थानीय समुदाय है तो वो भी कई तरह के नवाचार हमारे सामने लाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ज्ञान है, जो ज्ञान से संबंधित संसाधन हैं, वो सभी के लिए खुले हों, ठीक है, और उनका उपयोग सभी कर पाएँ, सभी के साथ उन्हें साझा किया जाए। आई होप दोस्तों यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये जो आपका चैप्टर था, यूनिट थी, इसको काफ़ी अच्छे से हमने कवर किया, सारे टॉपिक्स को आप यहाँ पर हमने समझा। आई होप सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।